Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is Musaddiq Keswani, a qualified chartered accountant. In today's lecture, we are going to cover a very important chapter named Small and Medium Entities. In this lecture, we are going to discover and learn the answer to these 4 questions. Question number 1. What are the characteristics of SME? यानी कि SME किन entities को कहते हैं और उनकी क्या characteristics होती हैं. Question number 2. Why do we need different reporting standard for SME? यानी हमें SME के लिए अलहदा से स्टैंडर्ड्स की क्यों जरूरत पेश आती है. क्वेश्चन नंबर 3. What are the differences between full IFRS and IFRS for SME and simplification under IFRS for SME? हम साथ साथ जो इस चैप्टर की सबसे मेन चीज है वो ये कि फुल IFRS और IFRS for SME में क्या डिफरेंसेस हैं एंड फर्दर जब हम ये देख लेंगे कि हमें IFRS for SME अलहदा से क्यों ज़रूरत पेश आती है तो उसके अंदर क्या क्या आसानियाँ, सहूलियात और सिंप्लीफिकेशन मौजूद हैं SME के लिए, हमें वो भी इस चैप्टर में कवर करनी है. लास्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ IFRS फॉर SME. तो जब इन चारों क्वेश्चन के आंसर्स को हम डिस्कवर कर लेंगे और आंसर कर देंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो आए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं. तो हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन गिवन है. ये डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट की गई है IFRS फॉर SME पैरा 1.2 से. रीड करते हैं उसे. स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज आर एंटिटीज दैट डू नॉट हैव नंबर 1 पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिश जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूज. कहता है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज वो एंटिटीज होती हैं कि जिनके पास नहीं होती हैं. दो बातों को मना कर रहा है. पहली चीज कि उनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है बिकॉज उनके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं और जनरल पब्लिक उनके स्टेक होल्डर्स नहीं होते हैं. तो जब जनरल पब्लिक उनके स्टेक होल्डर्स नहीं है तो फिर उनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती. नंबर 2, वो कहता है कि जो उनके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स को अवेलेबल नहीं होते हैं. बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो उनको FS अवेलेबल भी नहीं होने चाहिए. उसके बाद हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज के, उनको रीड करते हैं. यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए गए वो बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स बेस्ड है. कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है SME का, बस एक डेफिनेशन है जो बताती है हमें कि SME की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है और दूसरा ये कि उनके FS जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होते हैं. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंडिकेटर्स हैं. इंडिकेटर्स क्या है? वो ये है, usually owner manage relatively small number of individuals such as a family group rather than having an extensive owner base, therefore will not be listed, no public accountability. कहता है कि SME जनरली जो होती है उसमें क्या होता है कि वो ओनर बेस्ड मैनेज होती है, यानी कि जो बिजनेस रन कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसके ओनर्स ही होते हैं. जबकि एक बड़ी एंटिटी जो कि लिस्टेड होती है खास उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं उनका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है. मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से दूर होते हैं, यानी पब्लिक कंपनी के ऑपरेशंस हैं उनसे शेयर होल्डर्स का कोई लेना देना नहीं होता. जबकि दूसरी तरफ SME में जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, बेसिकली वही ऑपरेशंस को, बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं. पॉइंट 2, स्मॉलर एंटिटीज इन फाइनेंशियल टर्म सच एज बाय रेफरेंस टू रेवेन्यू generated and asset and liability under the control of the entity. इसके अलावा स्मॉलर एंटिटीज अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो उसमें क्या इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनके जो रेवेन्यूज के नंबर होते हैं और जो एसेट उनके कंट्रोल में होती हैं या उनकी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनके नंबर भी बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दी लार्ज एंटिटीज. नेक्स्ट है हैव अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. स्मॉल एंटिटी है तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी कम होंगे. नेक्स्ट, लेस कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस. देखिए जैसे जैसे एंटिटी बड़ी होती जाती है कुछ रिलेटेड पार्टीज भी आती जाती है और जितना उसका बिजनेस बढ़ता जाता है तो वो एंटिटी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज होती जाती है. जबकि एक छोटा बिजनेस सिंपल और बहुत ही ज्यादा लेस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती है. तो SME की ये 4 कैरेक्टर्स हमने पढ़ी जिसमें उसने बताया कि फर्स्ट क्या है, ओनर, जो ओनर्स होते हैं वही बिजनेस को मैनेज करते हैं.
सेकंड, उसमें बता रहा है कि रेवेन्यू के नंबर और एसेट और लाइबिलिटीज के नंबर भी बहुत कम होते हैं। सेकेंडली, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो भी कम होंगे और जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो लेस कॉम्प्लेक्स होंगी। द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशियल रिपोर्टिंग, अब जब एसएमई है तो एसएमई के ऊपर आईएफआरएस फॉर एसएमई अप्लाई होता है रादर देन फुल आईएफआरएस। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, यहाँ वो मेंशन की गई है, आए उसे रीड करते हैं। There are problems associated with having a set of reporting standards for small and medium-sized entities. Number one, it can be difficult to define a small or medium-sized entity. इस तरह हमने बात की, small और medium-sized entity की कोई भी clearly defined definition नहीं है. These are the criteria or characteristics, or you may say the indicators based on which we judge that the entity is small or medium-sized entity. Yes, there might be some definition or criteria defined in the jurisdiction or laws of the different countries, and that criteria can vary from country to country. Number two, if a company ceases to qualify as a small or medium-sized entity, then there will be a cost and time burden in order to comply with the full IFRS and IAS standard. अगर एक brief सा overview दूं, तो IFRS for SME basically SMEs के लिए simplicities, flexibilities और easiness लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई एंटिटी जो कि उसके ऑपरेशंस इतने ज्यादा नहीं है, जो ओनर मैनेज्ड है और साथ ही साथ उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो रही है, मगर वो एसएमई का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करती है, हो सकता है वो क्राइटेरिया लॉ ने बयान किया हो, तो फिर ये होगा कि उस एसएमई को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट क्या होगी? वो कॉस्ट होगी इन ऑर्डर टू कंप्लाई with the IFRS requirement of the IFRS. Also, the cost and time burden which will be imposed on them in order to provide the required disclosure as per the full IFRS. Number three, there may be comparability problem if one company applies full IFRS and IAS standards whilst other applies the SME standard. कहता है कि अब एक कंपनी जो कि एसएमई स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रही है और दूसरी कंपनी जो कि फुल आईएफआरएस अप्लाई कर रही है, तो आप उन दोनों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। वो दोनों इंफॉर्मेशन देयर इज अ हाई चांसेस कि वो कंपेरेबल नहीं होगी, और अगर आप उनको कंपेयर करना चाहेंगे तो उसमें आपको काफी हद तक डिफिकल्टीज फेस हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया है दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द एसएमई स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर बात की जा रही है कि जब एसएमई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या उसमें कोई चेंजेस आती है तो उसको किस तरह से अडॉप्ट करना होता है एसएमईज को। तो देखिए, जिस तरह से आईएफआरएस की अगर बात की जाए तो आईएफआरएस में जो कोई भी चेंजेस आते हैं वो कंपनीज को इफेक्टिव डेट से अडॉप्ट करने हैं, उनसे कंप्लाई करना है। लेकिन एसएमई में इस तरह से नहीं है। एसएमई में ये होता है कि एक कंपनी को जो एसएमई से कंप्लाई करना है तो वो एसएमईज में अगर कोई चेंजेस अपडेट्स आती हैं तो वो हमेशा 3 साल बाद आएंगी और फिर एसएमई को उसे अडॉप्ट करना होगा। ये चीज यहाँ लिखी है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। The SME standards will be updated approximately every 3 years. In contrast, companies that uses full IFRS and IAS standards have to incur the time cost of ensuring compliance with the regular updates. यानी कि जो भी रेगुलर अपडेट्स आएंगी तो उन कंपनीज को जो कि फुल IFRS और IAS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं उन्हें उनसे कंप्लाई करना होगा। उसके बाद accounting under full IFRS and IAS standard necessitate the compliance with the approximately 3000 disclosure points. In contrast, the SME standard comprises approximately 300 disclosure points all contained within the one document. This significantly reduces the time spent and cost incurred in producing financial statement. कहता है कि IFRS से जिन कंपनीज को कंप्लाई होना होता है उन कंपनीज के ऊपर अराउंड 3000 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्लोजर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, जबकि एसएमईज जिनको आईएफआरएस फॉर एसएमई से कंप्लायंट होना पड़ता है उनके लिए अराउंड 300 डिस्क्लोजर पॉइंट से ही सिर्फ और सिर्फ कंप्लाई होना पड़ता है। और साथ ही साथ एक चीज ये है कि आईएफआरएस फॉर एसएमई में जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट में लिस्ट डाउन की गई है, जबकि आईएफआरएस फुल आईएफआरएस की अगर बात करूं तो हर स्टैंडर्ड के अंदर हर स्टैंडर्ड की अपनी अपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन की गई है। तो उन सब से कंप्लाई करने में एक बड़ी कॉस्ट इनकर होती है और साथ में टाइम भी स्पेंड होता है। तो आईएफआरएस फॉर एसएमई ने काफी सारी रिलैक्सेशन दी है फॉर एसएमई कंपनीज। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमने उसका आंसर आइडेंटिफाई किया। अब उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या था
कि वाई डू वी नीड द डिफरेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर एसएमईज। तो देखें, बहुत सिंपल है। अब तक हमारी जो डिस्कशन होगी उसमें मोर देन हाफ आपको इसका आंसर भी मिल चुका होगा। वो ये कि जो एसएमईज हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बेसिकली वो एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होती है, या तो वो मेनली फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है। तो फिर ऐसे फैमिली ओन्ड बिजनेस की कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही होती है टू शेयर होल्डर्स, तो देखिए उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उस ऑब्जेक्टिव में यह है कि शेयर होल्डर्स को जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे उनको फायदा होना चाहिए और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सके। और फायदा यानी कि बेनिफिट, तो एक चीज, एक रैशनल पर्सन हमेशा ये देखेगा कि जो बेनिफिट्स उसे मिल रहे हैं, उस बेनिफिट्स को ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट उसे इनकर करनी पड़ रही है, क्या वो कॉस्ट बेनिफिट से कहीं ज्यादा तो नहीं है। अगर तो वो कॉस्ट उन बेनिफिट से ज्यादा है तो इसका मतलब कि वो बेनिफिट्स किसी काम के नहीं है। वो बेनिफिट्स नेट पर उस इन्वेस्टर को या उस स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचा रही है। तो बेसिकली अगर एसएमई के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको, चूंकि वो बिजनेस में ऑलरेडी खुद इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें बिजनेस की सारी अफेयर्स की फुल इंफॉर्मेशन होती है, एज कम्पेयर टू द शेयर होल्डर्स जो कि एक बड़ी कंपनी के होते हैं, उन्हें बिजनेस की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बिकॉज वो कंपनी के ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, कंपनी के अफेयर्स से वो वाकिफ नहीं होते हैं। तो इस वजह से एक डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों के बहुत डिटेल्ड डिस्क्लोजर होते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स को कंपनी की प्रेजेंट स्टेट एंड अफेयर्स का पता लग सके। तो एसएमई में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ओनर्स ही मैनेज कर रहे होते हैं बिजनेस को। दैट इज वाई तो वो जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही होती है, उस कॉस्ट की वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनको कोई खास फायदा नहीं होता है। इतने डिस्क्लोजर्स मेंटेन करना, इतने डिस्क्लोजर देना, तो उसमें जो कॉस्ट इनकर होती है वो उस बेनिफिट को आउटवे कर देती है। दैट इज वाई वी नीड IFRS फॉर एसएमई कंपनीज। तो यहाँ हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, what are the differences between the full IFRS and IFRS for SME and the simplification under the IFRS for SME? तो डिफरेंसेस की बात करते हैं हम। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कुछ की ओमिशंस फ्रॉम द एसएमई स्टैंडर्ड्स। अब देखें, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फुल IFRS में है, मगर IFRS और SME से उन्हें कंप्लीटली ओमिट किया गया है। वो क्यों किया गया है, पहले उनके नाम देखते हैं और फिर हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अर्निंग पर शेयर IAS 33, नेक्स्ट इंटरिम रिपोर्टिंग IAS 34, सेगमेंट रिपोर्टिंग IFRS 8, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल IFRS 5। बेसिकली ये जितने भी स्टैंडर्ड्स, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये फुल IFRS में भी नॉर्मली इसमें मोर और लेस लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि एसएमईज जो है वो पब्लिक, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और एक्सटर्नल यूजर्स को उनके एफएस अवेलेबल नहीं होते हैं। रीजन बीइंग कि उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक नहीं होती। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होते थे, वो एसएमई के ऊपर लॉजिकली भी अप्लाई नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके डिस्क्लोजर्स और उनकी अकाउंटिंग करने में जो कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट ऑब्वियसली उनके बेनिफिट्स को आउटवे कर देती है। सेकेंडली, जो इंटरिम रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है, तो एसएमई के ऊपर तो इंटरिम रिपोर्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस वजह से उसकी एप्लीकेबिलिटी भी जरूरी नहीं है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये सब एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो एसएमई के ऊपर अप्लाई होने भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारे अकाउंटिंग चॉइसेस डिसअलाउड अंडर द एसएमई स्टैंडर्ड्स, यानी कि कुछ चॉइसेस थी जो कि फुल IFRS से कंप्लाई करने वाली कंपनीज को अवेलेबल थी और वो एसएमई स्टैंडर्ड में ले ली गई है उनसे वो चॉइसेस कौन सी है, आए उन्हें हम पढ़ते हैं। There are number of accounting policies choices allowed under the full IFRS and IAS standards. हमें मालूम है कि IFRS आपको अकाउंटिंग पॉलिसी में कंपनी को चॉइस देता है कि कंपनी कोई सी भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है, बट वंस दैट पॉलिसी इज अडॉप्टेड इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। तो वो जो चॉइस है अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने की, वो बहुत सारे एरियाज में IFRS फॉर SME में हटा दी गई है। कौन सी है? That are not available to companies that apply the SME standards under the SME standard. Number 1, goodwill is always recognized as the difference between the cost of the business combination and the fair value of the net assets acquired. In other words, the fair value method for measuring the non-controlling interest is not available.
कह रहा है कि गुडविल जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो गुडविल हमेशा आप रिकॉग्नाइज करेंगे एज द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स और लायबिलिटीज assumed and the cost of the investment। तो यहाँ पर जो आपका NCI को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन था वो खत्म हो चुका। किस तरह से, देखें आप किस तरह करते थे। अगर मैं कंसोल के सवाल की बात करूं, कंसोलिडेशन करते वक्त तो हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन में फेयर वैल्यू लेते हैं नेट एसेट्स की, उसमें हम ऐड करते हैं NCI की फेयर वैल्यू एंड देन उसमें से हम लेस करते हैं, अगेन देखते हैं फेयर नेट एसेट्स, उसमें NCI की फेयर वैल्यू आती है, देन हम उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो जब कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है गुडविल। जबकि यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आप अब जो गुडविल निकालेंगे वो किस तरह से होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स लेस कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी गुडविल। इस तरह से जो आपकी NCI है वो अब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती अंडर द IFRS फॉर SME। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, intangible asset must be accounted for at cost less accumulated amortization and impairment. Revaluation model is not permitted for the intangible assets। कह रहा है कि intangible assets को अब IFRS for SME में आप सिर्फ और सिर्फ cost less accumulated amortization and impairment पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। Revaluation model intangible asset में अलाउड नहीं है। उसके बाद after initial recognition investment property is measured to fair value at the year end and with gain or loss recorded in profit or loss. The cost model can only be used if the fair value cannot be reliably measured without undue cost or effort. IAS 40 में आपके पास दो चॉइसेस होती थी कि आप सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को या तो कॉस्ट पर कैरी करें या फिर उसकी फेयर वैल्यू पर कैरी करें, बट IFRS फॉर SME आपसे ये जो परमिट थी वो ले लेता है, आपसे कहता है कि सब्सिक्वेंटली जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे कैरी की जाएगी, अनलेस कि अगर फेयर वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल हो, यानी कि अनड्यू कॉस्ट और टाइम इनकर करना पड़ जाए उसको डिटरमिन करने के लिए, देन फिर आप ओनली इन दिस सिनेरियो यू कैन अप्लाई द कॉस्ट मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास की सिंप्लीफिकेशन। की सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कहता है the subject matter of other reporting standards has been simplified for inclusion within the SME standard. Key simplification to be aware are as follows. कुछ key simplification जो कि SME IFRS for SME प्रोवाइड करता है वो यहाँ लिस्ट डाउन की गई है, आइए उसे रीड करते हैं। नंबर 1, borrowing costs are always expense to profit or loss. IAS 23 जो कि हमें बताता है कि borrowing cost को कब और किस तरह से कैपिटलाइज करना चाहिए, बट इन IFRS फॉर SME बोरोइंग कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस आउट होंगी इन द पीरियड दे आर इनकर्ड, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट अलाउड। नंबर 2, whilst associate and jointly controlled entities can be accounted for using the equity method in the consolidated financial statement, they can also be held at cost or fair value. Therefore, simpler alternatives to the equity method are available. Associate और जॉइंट कंट्रोल एंटिटीज को आप कंसोलिडेट करते वक्त हमेशा इक्विटी अकाउंटिंग के तहत रिकॉर्ड किया करते थे, मगर IFRS फॉर SME आपको ये अलाउ करता है कि आप चाहे तो उन इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट या उनकी फेयर वैल्यू पर भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एस्टिमेट्स आर नॉट रिव्यूड एनुअली। चेंजेस टू दीज एस्टिमेट्स are only required if there is an indication that the pattern of the assets used has changed. Full IFRS कंपनी को रिक्वायर करता है कि उसने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के एस्टिमेट्स को एनुअली रिव्यू करना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कंपनी को अपने एसेट्स की यूजफुल लाइफ को हर ईयर एंड पर रिव्यू करना है और देखना है कि क्या उसमें कोई चेंज तो नहीं आया। मगर IFRS फॉर SME ये सिंप्लीफिकेशन देता है SMEs को कि वो हर ईयर एंड पे इसको चेक ना करें, बल्कि जब अगर आपके पास कुछ इंडिकेटर्स हों या एसेट के यूजेज के पैटर्न में कोई चेंज आए सिग्निफिकेंट, तब आप चेक करें कि क्या उसकी यूजफुल लाइफ में कोई चेंज आया है, डिफरेंस आया है। इफ यस देन फिर आप उसको अपडेट करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज एक्सपेंस टू प्रॉफिट और लॉस। बेसिकली यहाँ बात हो रही है IAS 38 इंटेंजिबल में जो हम डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट, जबकि यहाँ पर वो कह रहा है कि
SMEs को ये अलाउ नहीं है, वो SME जो कि IFRS वो SME अडॉप्ट कर रही हैं, उनको अलाउ नहीं है कि वो डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करें एज एन इंटेंजिबल। वो हमेशा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस्ड आउट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन एंटिटी unable to make a reliable estimate of the useful life of an intangible asset, then the useful life is assumed to be 10 years. कहता है कि अगर कोई एंटिटी इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ रिलायबली मेजर या डिटरमिन नहीं कर पा रही है, तो फिर उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स अज्यूम कर ले और ओवर द 10 इयर्स उसे अमोर्टाइज करे। जबकि फुल IFRS में ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं है। फुल IFRS में इसके बजाय आपसे IAS 38 कहता है कि आप उस एसेट को इनडेफिनेट लाइफ पर रिकॉर्ड करेंगे और उसको एनुअली इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर कोई अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट नहीं हो रही है। और साथ ही साथ एनुअली आप ये देखेंगे कि क्या यूजफुल लाइफ को अब एस्टिमेट किया जा सकता है। इफ यस, देन फिर आप उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। जबकि SME में बड़ी एक आसानी कर दी गई है कि आप उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स अज्यूम करके उसे 10 इयर्स पर अमोर्टाइज करें। Next point, goodwill is amortized over its useful life. If the useful life cannot be reliably established, then the management should use a best estimate that does not exceed 10 years. अगर हमें याद हो तो फुल IFRS में गुडविल को कभी भी अमोर्टाइज नहीं किया जाता है। बजाय गुडविल पे हमेशा एनुअली आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। जबकि IFRS फॉर SME में आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपने गुडविल को हमेशा अमोर्टाइज करना है। और अगर आप उसकी यूजफुल लाइफ या उसका जो अमोर्टाइजेशन पीरियड है वो डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एंटिटी के पास ये चॉइस होती है कि एंटिटी अपने बेस्ट एस्टिमेट यूज करे, मगर इस बात का ख्याल रखे कि जो लाइफ है वो 10 इयर्स को एक्सीड ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, On the disposal of an overseas subsidiary, cumulative exchange differences that have been recognized in the other comprehensive income are not recycled to profit or loss. अगर हमारे पास कोई फॉरेन सब्सिडरी होती है तो फॉरेन सब्सिडरी के ऊपर एज पर IAS 21 ईयर एंड के ऊपर उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज और उसकी गुडविल को रिट्रांसलेट किया जाता है, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होता है उससे OCI में रिकॉर्ड करते हैं और OCE में उसको क्यूमुलेट किया जाता है। अपॉन द डिस्पोजल ऑफ दैट फॉरेन सब्सिडरी, वो रिजर्व जो कि OCE में रिकॉर्ड किया जाता है उससे प्रॉफिट एंड लॉस में रिसाइकल किया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट थी ये फुल IFRS की ट्रीटमेंट थी। जबकि IFRS फॉर SME आपसे कहता है कि जो भी रिजर्व OCE में रिकॉर्डेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिसाइकल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर न्यूमरस सिंप्लीफिकेशन विद रिगार्ड्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस इंक्लूड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पर हमें लिस्ट डाउन की गई है। मेजरिंग मोस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। हमें अगर पता हो तो डेट इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली एज पर IFRS 9 फुल IFRS के अंडर हम 3 मॉडल्स के अंडर रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, सेकंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, एंड थर्ड फेयर वैल्यू थ्रू OCI। जबकि आपको फुल IFRS में ये रिक्वायरमेंट है और IFRS फॉर SME आपसे कहता है कि आप जो है मेजरिंग मोस्ट ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, यानी ज्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट को आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर मेजर करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग मोस्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट फेयर वैल्यू विद चेंजेस इन फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली देन द शेयर्स आर हेल्ड एट कॉस्ट लेस इम्पेयरमेंट। एज पर IFRS 9 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को कैरी करने के लिए 2 मॉडल्स प्रोवाइडेड हैं फॉर फुल IFRS कंप्लायंट एंटिटीज, जिसमें पहला मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू P&L एंड सेकंड इज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। यानी कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को कैरी करते हैं फेयर वैल्यू के ऊपर, और जो चेंजेस होते हैं अंडर वन कैटेगरी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू का चेंज, और दूसरी कैटेगरी में OCI में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि IFRS फॉर SME आपका कहता है कि आपने शेयर्स को यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू P&L में रिकॉर्ड करना है, यानी कि जो भी चेंज होगा फेयर वैल्यू का एंटिटी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी। और अगर किसी शेयर्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करना रिलायबली मेजर है तो फिर उनको कॉस्ट लेस इम्पेयरमेंट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने अपने 3 सवालों के जवाब देख लिए। लास्ट हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ IFRS फॉर SME। हम उसका भी आंसर देखते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर SME स्टैंडर्ड्स।
एडवांटेजेस की सबसे पहले बात करते हैं। एडवांटेजेस, there will be time and cost saving due to simplifications and omissions, particularly with regard to disclosures. IFRS for SME ने बहुत सारी टाइम सेविंग प्रोवाइड की है और बहुत सारी कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड की है। जिस तरह से अभी हमने रिक्वायरमेंट्स देखी तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें IFRS और SME में कंपनी को बहुत सी रिलैक्सेशन और सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड की गई है। तो इससे ये होगा कि कंपनी का बहुत सारी कॉस्ट बचेगी और जो रिपोर्टिंग में टाइम इन्वेस्ट होता है वो भी बच जाएगा, और खासकर जो डिस्क्लोजर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उससे भी कंपनी बच जाएगी। नेक्स्ट है द SME स्टैंडर्ड इज वर्डेड इन एन एक्सेसिबल वे, यानी कि SME स्टैंडर्ड्स को ड्राफ्ट किया गया है ऐसे कि उसको आसानी से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। उसके बाद है ऑल स्टैंडर्ड्स आर लोकेटेड विद वन डॉक्यूमेंट विद इन वन डॉक्यूमेंट, सो इट इज देयरफॉर इजियर एंड क्विकर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। हमने इस तरह पहले बात की कि फुल IFRS में हर स्टैंडर्ड्स के अंदर उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स मौजूद है, जबकि IFRS फॉर SME में जो रिक्वायरमेंट्स है, लेट्स से फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वो एक जगह पे डॉक्यूमेंट की गई है, लिस्ट डाउन की गई है, सो इट इज इजी टू फाइंड देम। उसके बाद हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो देयर आर इश्यूज of comparability when comparing to one company that uses full IFRS and IS standards and other which uses the SME standards। देखिए, फुल IFRS की अलग रिक्वायरमेंट्स है, उसमें जो डेटा अवेलेबल होगा शेयर होल्डर्स के पास तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रीट होगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होगा, जबकि IFRS फॉर SME को अप्लाई करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए होंगे उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इतनी ज्यादा डिटेल्ड एंड डिस्क्रीट ना हो, तो फिर आपको कंपेरेबिलिटी में इश्यू आएगा, यानी आप दोनों एंटिटीज के FS को कंपेयर करके ये नहीं देख सकते कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और किसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास है द SME स्टैंडर्ड इज आर्ग्यूबली स्टिल टू कॉम्प्लेक्स फॉर मेनी स्मॉल कंपनीज। SME स्टैंडर्ड ने आसानी तो प्रोवाइड की है, सिंप्लिसिटी तो बहुत कर दी है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी स्मॉल कंपनीज है कि जिनके लिए अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर। वो कौन सी है? वो कहता है in particular the requirements with regards to leases and deferred tax could be simplified। कहता है कि लीजेस और डेफर्ड टैक्स जैसी अगर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों की बात की जाए तो उसमें उससे रिलेटेड IFRS फॉर SME में अभी भी बहुत सारा रूम है जहां पर सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, लीज की एक कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है, हो सकता है कि वो जो एंटिटी है, फैमिली ओन बिजनेस है, उसके पास इतनी एक्सपर्टीज ना हो कि वो लीजेस की ट्रांजेक्शन को करेक्टली रिकॉर्ड कर सके और डेफर्ड टैक्स के इम्पैक्ट्स को भी करेक्टली रिकॉर्ड कर सके और आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ तक हमने हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर देखे। आई होप कि मैं ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको अच्छे से समझा पाया होगा और उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर कर पाया होगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।